सबसे पहली खबर हल्द्वानी से, जहां पर राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पूर्व सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीदों की बदौलत ही देश सुरक्षित है। सीएम ने यह भी कहा कि वीर सैनिकों की याद में देहरादून में सैन्य धाम बना रहा है। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस पर सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सैनिकों का अपमान करते हैं और मनोबल गिराने का काम करते हैं। जब हमारी सेना अपनी शौर्य गाथाओं से देश का गौरव बढ़ा रही है, तब कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो हमारे जवानों के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। कल ही एक पार्टी के शहजादे के द्वारा, एक पार्टी के युवराज के द्वारा सेना पर दिया गया कलुषित और दुर्भाग्यपूर्ण बयान न केवल देश के वीर जवानों का अपमान है, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात है। देश के अंदर ये लोग आज भी अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे शब्दों से उन्होंने स्वयं ये सिद्ध कर दिया है कि वे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गैंग के मुखिया हैं। ऐसे लोगों के संरक्षक हैं, ऐसे लोगों के संवर्धित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को पोषित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसे राहुल गांधी अवश्य पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। राहुल गांधी सेना का अपमान करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है। देहरादून में गुरुवार को खाद्य भवन पर प्रदेश भर से आए राशन डीलर्स ने जमकर हंगामा किया है और दफ्तर में तालेबंदी कर दी है। साथ ही किसी भी कर्मचारी को अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। राशन डीलर्स का कहना है कि अक्टूबर 2024 से डीलर्स को लाभांश नहीं दिया गया। इस मामले में कई बार अधिकारियों और मंत्रियों तक अपनी बात को पहुंचाया गया, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। डीलर्स की मांग है कि राज्य खाद्य योजना का लाभांश और राज्य खड़ी योजना के बराबर 180 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कई बार कही गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं राशन के गोदाम में धर्म कांटे भी नहीं लगाए गए हैं। डीलर्स का आरोप है कि 50 किलो की जो बोरी उन्हें दी जाती है, उसमें भी 4 से 4 किलो तक राशन कम होता है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही लाभांश के भुगतान की बात कही है। 13 महीने का 7 दिनों का भुगतान 13 महीने से लंबित है और 6 दिनों का भुगतान 10 महीने से लंबित है। हमारी मांग है कि गोदामों में धर्म कांटे लगाए जाएं, हमें बिना तोले राशन दिया जाता है, हर कट्टे में राशन कम होता है, तो उस पर भी विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को तो हमेशा आश्वासन दे देते हैं। आज राशन विक्रेता आए हुए हैं यहाँ पे और इनकी कुछ मांगे हैं और इस संबंध में कहना चाहूँगा कि विभाग की ओर से मई 2025 तक का लाभांश का बजट जारी कर दिया गया है। डीएसओज को वो पहुँच चुका है और अगले 2-3 दिन के अंदर में मई तक का इनके लाभांश का भुगतान कर दिया जाएगा। रुड़की में बुधवार रात को बीड़ी सिगरेट के गोदाम में आग लग गई और आग में एक शख्स की जलकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गंगा नहर कोतवाली इलाके के अंबर तालाब का ये मामला है। ऋषिकेश में तपोवन के पास गंगा तट पर शराब पीते हुए लोगों को राफ्टिंग गाइड ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल गंगा तट को कुछ पर्यटकों ने मौज मस्ती और अय्याशी का अड्डा समझ लिया है। ऐसे में पर्यटक गंगा किनारे शराब पीने से भी परहेज नहीं करते हैं। ऐसे ही 3 लोगों को शराब पीते हुए राफ्टिंग गाइड ने पकड़ा है। उन्हें सबक भी सिखाया गया और आगे ऐसा न करने की भी चेतावनी दी गई है। भाई, ये दारू पीने की जगह है? नहीं, दारू पीने की जगह नहीं है। हाँ, फिर कैसे पी रहा था? जब मैंने तेरे को वहाँ से पूछा तो वहाँ कैसे बोल रहा? ले पकड़िए, कैमरा पकड़ जरा। हैं, खड़ूट ऐसा
ये दारू पीने की जगह है? नहीं 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 लोकल, अरे लोकल हमें यहाँ के, लोकल कहाँ से? कौन सी जगह? कौन सी जगह? ढालवाला। तो तुम्हें कोटद्वार की नीलकंठ कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल कॉलोनी में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अनाउंस किया जा रहा था, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिस पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और इस दौरान कहासुनी होने के बाद निगम की टीम के साथ स्थानीय महिलाओं ने मारपीट करना शुरू कर दिया और निगम की सफाई कर्मियों ने खुद का बचाव करते हुए उनका विरोध किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। साथ ही नीलकंठ कॉलोनी निवासी एक महिला ने भी निगम कर्मचारियों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। मैंने कहा हमारे उसमें जेसीबी मत चलाओ, इससे तोड़ो, तुम छेनी है तोड़ी, तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़वाएंगे, परंतु तीसरी बार जेसीबी नहीं चलेगा। फोड़ करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ना इनको नोटिस दिया गया, ना मेरे को जानकारी दी गई कि हाँ जेसीबी लाके रैंप पे तोड़ रहे हैं। और ये पहले इन्होंने 3 फीट का करवाया था और उसके बाद इन्होंने 3 फीट के बाद ही और तोड़ के रख दिए इन्होंने। उत्तराखंड के पूर्व सीएम का कहना है कि प्रदेश में परिसंपत्ति का बंटवारा जल्द सुलझ सकता है। यूपी और उत्तराखंड के सीएम मिलकर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। वहीं स्थायी राजधानी को लेकर भी कोश्यारी ने अपनी बात रखी। कोश्यारी ने यह भी कहा, धामी सरकार शानदार काम कर रही है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी से बात की न्यूज 18 एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। कोश्यारी जी, एक चीज है, जब ये स्टेट अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड बना था, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज का झगड़ा था। जो हमारी कुछ लायबिलिटी, उत्तर प्रदेश को हमें कुछ प्रॉपर्टीज लौटानी थी, हमने कुछ उनको देना था, लेन देन चलता रहा। आप इरिगेशन मिनिस्टर थे पहली सरकार में, जो सिंचाई को देखते थे। सिंचाई की परियोजनाएं आज भी उत्तर प्रदेश के पास हैं, आज भी हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश के पास है। ये क्यों नहीं सुलझ पाया? आपको क्या लगता है, वजह क्या रही? सिंचाई में क्या रहा कि अगर 15 दिन बाद अगर उस समय वो लगती कोड ऑफ कंडक्ट, तो मुझे वहाँ के तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश जी थे, उनसे मेरी डैम कोठी में बात हुई। मैंने कहा भाई तुम्हारे अधिकारी ये जमीन क्यों मांग रहे हैं हमारी? बोले ये ठीक है, तुम पानी का सरकार का केंद्र का है और नेम भी अभी उपयोग तुम करोगे, तुम देख रेख करो उसकी, जितनी बिल्डिंग चाहिए ले लो उतनी बिल्डिंग, पर बाकी जमीन और बाकी बिल्डिंग का क्या करना? तो आश्चर्य करेंगे कि मुझे ओम प्रकाश जी ने कहा, अरे ऐसे तो फिर हमारे अधिकारी उत्तरकाशी की भी जमीन मांगेंगे। ये उनके शब्द हैं मंत्री के। लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन बाद आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो मीटिंग हुई नहीं और फिर वो अधिकारियों के पचड़े में आज तक सुलझा ही नहीं है। और अभी लेटली 2 महीने पहले मैं माननीय गृह मंत्री को मिलने गया था और मैंने उनसे निवेदन किया है। मैंने कहा भाई आप इतनी समस्याएं सुलझा रहे हो, आप दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाओ, उनके अधिकारियों को बुलाओ। और मैंने कहा जमीन कैसे किसी दूसरे राज्य की हो जाएगी? पानी ले जाए, पानी का ठीक है, उस समय का आदेश भी है। जब सरकार बनी थी, सब जो प्रदेश बना था, वो भी सेंटर का आदेश है कि पानी का संचालन वो करेंगे, जितना उनको जरूरत है, जितना हमारी जरूरत हम रखेंगे, क्योंकि मेजर पानी उन्होंने लेना, सारे जितने भी डैम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश वालों ने जमीन पर इतना होकर रखा है। और मैंने उनसे निवेदन किया है और मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि आप जल्दी से समय लीजिए और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठो और इसको हल करिए। जमीन तो किसी की होने के सवाल ही नहीं है, तो कैसे उत्तर प्रदेश की जमीन हो जाएगी उत्तराखंड की? पानी का उपयोग करें। तो इसलिए मुझे लगता है अगर एक बार मुख्यमंत्री जी दोनों प्रदेशों के अगर गृह मंत्री के साथ बैठ लेंगे तो 2 मिनट में समस्या हल हो जाएगी। 25 साल हो गए स्टेट को, उसकी अपनी कैपिटल नहीं है, परमानेंट कैपिटल नहीं है। क्या आपको लगता है ये सब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है? आपको क्या लगता है कि पहाड़ की राजधानी का सोल्यूशन अगर हो फाइनली, आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी योजना थी जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो तुम्हारे डायरेक्टरेट्स हैं, इनको मैंने कहा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। क्यों एक ही जगह हूँ? आखिर पिथौरागढ़ का आदमी हर काम के लिए देहरादून क्यों आए? देहरादून का आदमी तो किसी काम के लिए पिथौरागढ़ जाए। चमोली का हर आदमी को देहरादून आए, यहाँ के आदमी को तो वहाँ जाना चाहिए। मैंने उसको डिसेंट्रलाइज किया था और सौभाग्य से उस समय इतने अच्छे अधिकारी मैं साथ लेकर आया था। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जितने भी सीनियर अधिकारी थे, चाहे मधुकर गुप्ता हो, हमारे स्टोरिया जी हों, इंदू जी हों, जितने भी लोग थे, तो इन सब लोगों का ने कहा कि नहीं साहब आपका ये बहुत अच्छा विचार है।
मैंने कहा बहुत से डिपार्टमेंट इतने ज़्यादा क्यों खोल रखे, छोटा सा राज्य है, क्लबिंग करो इनकी, ताकि अधिकारी कम हो, छोटे कर्मचारी ज़्यादा हो, काम को खर्चा कम हो। लेकिन उसके बाद पंडित जी आए, पंडित जी तो उदार दिल के आदमी हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, तो उन्होंने कहा नहीं सब एक जगह होना चाहिए, खंडूरी जाने जो बचे कुछ करते ना एक ही जगह हो जाना चाहिए। तो ये वास्तव में अगर हमने जगह जगह डायरेक्टरेट खोल दिए होते, कुछ सचिवालय के कुछ अंग वहाँ खोल दिए होते, आज समस्या ही नहीं होती। अब तक गैरसैंण में जाने कितने ही डायरेक्टर खुल गए होते, अगर बंद गए होते। आप नेचुरली समझ लीजिए कि मतलब जो राजधानी की लड़ाई है ये भी आपको लगता है सेटल हो गई होती? ये सेटल हो गई होती। लेकिन अब क्या है कि लोगों को आदत पड़ गई है देहरादून की। अगर मैं आपसे भी कहूँ कि चलो वहाँ गैरसैंण में ही चलो वहीं रहती, तो आप भी कहेंगे यार भगत मेरी की तो तबीयत खराब है, क्या करें, मुझे तो यही जरूरत है। तो आज हर विधायक तो चाहता है कि नहीं यहीं रहे। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे केयरटेकर सरकार में नित्यानंद स्वामी के बाद, और शुरू में ऐसा लगता था कि भाई यहाँ बड़ी राजनीतिक अस्थिरता है, कई चीज़ों को, कई इशू को लेके रिजेंटमेंट आता था सामने, और वो चीज़ दिखते रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। पहला मौका रहा 2021 के चुनाव में, जब बीजेपी यहाँ दूसरी बार रिपीट हुई, और मैं कैलकुलेट कर रहा था कि धामी जी का अगर 2 टर्म गिन लेते हैं, दूसरा टर्म भी गिन लेते हैं, तो वो 12वें मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, 25 सालों में 12 मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता या इस तरीके की जो अनस्टेबिलिटी है वो एक वजह रही है कहीं पर यहाँ पर डेवलपमेंट में ब्रेक लगाने में? नहीं, देखिए एक बात, एक वो प्रश्न बार बार मुख्यमंत्री बदले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक पक्ष है। डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैं तो कहता हूँ ट्रेमेंडस, इतना आश्चर्यजनक डेवलपमेंट हुआ है। आप देखो ना, मुश्किल से जिस समय हम राज्य बना, एक मेडिकल कॉलेज था प्राइवेट, स्वामी राम मेडिकल हॉस्पिटल, इसमें जी आज आपको 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 2 अगले साल से चल जाएंगे 7, 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तब मुश्किल से 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज कोई 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बन गई हैं। यानी जहाँ प्रति व्यक्ति आय उस समय कुछ हजारों में थे, आज 2 लाख से ऊपर प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ चुकी है। हमको यहाँ उत्तराखंड को आदर्श बनाना पड़ेगा सामाजिक समरसता। हम अपने अनुसूचित जाति का बंधु किसी होटल में है, उसका हाथ का खा लेते हैं, और गांव में जाओ तो नहीं खाते। तो ये समस्याएं हल हो, तो इसलिए सारा सामाजिक ठीक हो करें उसमें, इसलिए हमारे धामी जी सारी चीज़ में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बदलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है जी। तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र गोवा के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कोश्यारी जी को लगता है कि स्टेट का विकास तो हुआ है, लेकिन जो कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिल बांट कर उसका सेटलमेंट निकाल सकते हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का पूरा इंटरव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली महिला टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की और विश्व कप में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर उनको बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी उनको दी गई हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड की स्नेह राणा को 50 लाख की राशि प्रदान करने का भी ऐलान किया है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते स्नेहा, कैसी हैं? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर। बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे देश को है इसमें करवाई है, और उसमें थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को और आपको विशेष रूप से बधाई। आपने उत्तराखंड का नाम भी बहुत ऊंचा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन है ना। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए फिर, कहाँ हैं अभी आप लोग? अभी तो दिल्ली है सर, आज पीएम सर से मीट था। हाँ 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 जी, कल प्रेसिडेंट मैम से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, फिर मैं 8 को आऊंगी सर उत्तराखंड। चलो ठीक है, आइए फिर, है ना, तब भेंट करेंगे यहाँ पर। हाँ जी। चलो अपने घर में भी सभी को मेरी तरफ से बधाई कहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आगे के लिए भी, है ना?
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर रखने के लिए विजिलेंस विभाग ने इस साल अभी तक करीब 1500 शिकायतें दर्ज की हैं। कुछ मामलों में एक्शन भी हुआ, कुछ मामले सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए समझते हैं रिपोर्ट में। उत्तराखंड गठन के 25 साल के मौके पर राज्य का विजिलेंस विभाग 9 नवंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। मकसद है आम लोगों तक संदेश पहुंचे कि भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे। राज्य गठन के साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत विजिलेंस विभाग का गठन हुआ था। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 25 सालों में 306 मुकदमे दर्ज भी हुए हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 नंबर जारी किया था, जिस पर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। इस नंबर पर करीब 1500 शिकायतें आ गई हैं और एक्शन भी हुआ। रिकॉर्ड बताता है कि कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें बड़े अधिकारियों पर एक्शन के लिए सरकार की परमिशन जरूरी है और मामला यहीं पर आकर फंस गया है और अनुमति की फाइलें सचिवालय में धक्के खा रही है। 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन उन्हें शुरुआत करी। उस पर भी काफ़ी हमारा पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अब उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए अब तक 17 ट्रैपें कराई गई और उस पर करीब 20 अधिकारी कर्मचारियों ने जेल भेजे। कई बार जो है विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए जो है शासन में जाता है, लेकिन कई मामले लंबित हैं, उस पर जो है जांच के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते? मैं एक उदाहरण आपसे कहना चाहता हूँ। इस प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ न्यायालय ने इस बात को कहा कि सरकार इजाजत दे मुकदमा चलाने के लिए, क्यों इजाजत नहीं दे रही? अधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों पर एक्शन बिल्कुल नहीं हुआ हो। इसी साल नैनीताल ट्रेजरी के कोषा अधिकारी दबोचे गए। कुल 17 ट्रैप ऑपरेशन में 20 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और 5 लाख की रिश्वत की रकम बरामद भी हुई है। बहरहाल इन सब आंकड़ों के बीच विजिलेंस की लंबी लकीर खींचना अभी बाकी है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में प्रदेश का पहला ऐसा डॉग शेल्टर बनने जा रहा है जहां पर एग्रेसिव डॉग्स को सजा दी जाएगी। उन्हें खाना पीना तो दिया जाएगा लेकिन उनकी आजादी छिन जाएगी। देखिए, देहरादून नगर निगम अब उन स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम कसने जा रहा है जो शहर में लोगों पर हमला करते हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए राज्य का पहला डॉग शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के शंकरपुर में बनने वाले इस शेल्टर का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। फीडिंग स्पॉट्स और अब शेल्टर को लेकर भी इन दोनों के अनुपालन के लिए तैयारी की जा रही है और नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी फीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हुए चिन्हीकरण किया जा चुका है। शेल्टर को लेकर जो अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं उस क्रम में भी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है नगर निगम की, वो तुरंत मौके पर आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि कितना हमें क्या क्या व्यवस्थाएं देनी होंगी। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप इसको जल्दी धरातल पर उतारा जाएगा। यानी अब इंसानों की तरह डॉग्स को भी सजा मिलेगी। डॉग्स इन शेल्टर में रहेंगे जहां भोजन पानी मिलेगा, लेकिन उनकी घूमने फिरने की आज़ादी छिन जाएगी। इन डॉग्स को शेल्टर में तब तक रखा जाएगा जब तक उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो जाता। सजा से पहले डॉग की पूरी जांच होगी, बिना जांच के उन्हें नहीं रखा जाएगा। नगर निगम की एक स्पेशल कमेटी डॉग्स के व्यवहार की जांच करेगी और फिर उसकी सिफारिश के बाद डॉग्स को शेल्टर भेजा जाएगा। वही डॉग्स रखने चाहिए जो कि बहुत फेरोशियस हों, बहुत ज़्यादा जो काटने वाले हों, और उसको भी जो हमारी टीम पहले जांचे कि क्या वो वास्तविक में फेरोशियस हैं, क्या वो वास्तविक में पब्लिक प्लेस पे रहने लायक नहीं है। उसके लिए SPCA है, उसके लिए हमारे ब्रीडर्स हैं, उसके लिए हमारी NGOs हैं, उसके लिए हमारे पशुपालन विभाग हैं, हमारा नगर निगम है। सभी लोग संयुक्त रूप से इस पर एक चर्चा करें, हम लोग उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तभी वो डॉग शेल्टर भी हमारा अच्छे से वर्कआउट करेगा। तो अब देहरादून में डॉग्स को भी रूल बुक वाला ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है, जहां भौंकने की आज़ादी तो नहीं होगी लेकिन सुधरने की गारंटी जरूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट।
आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 34,000 के पार जा चुकी है। ऐसे में यहां पर आयोजित हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ने इस इलाके को एक नई पहचान दी है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटन के नक्शे में तेजी से अपनी काफी तेजी बनाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के साथ ये इलाका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चाओं के केंद्र में आया था। आलम यह है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अपर हिमालय में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत को देखने के लिए साल दर साल सैलानी पहुंच रहे हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार सैलानियों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंचा है। धार्मिक पर्यटन के बतौर स्थापित हो चुके आदि कैलाश को अब साहसिक खेलों का केंद्र बनाने का भी प्लान तैयार हो रहा है, जिसका आगाज अल्ट्रा मैराथन के जरिए हुआ है। 2025 में नवंबर के महीने में लगभग 33,245 लोग आदि कैलाश का विजिट कर चुके हैं। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पूरे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो इन वैलीज में हुआ है। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पास पहुंचा था। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार पहुंची थी, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक आदि कैलाश यात्रा में 34,000 से ज्यादा यात्री शामिल हो चुके हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम चंपारण, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। ठाकुर जी, प्रदेश सह संयोजक अति पिछड़ा मोर्चा संतोष कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष रवि सिंह जी और लोकप्रिय नेता एनडीए की प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमती रेणु देवी जी,